अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने आज आपके साथ एक बड़ी अफसोसनाक खबर शेयर करनी है। अज़रा आपा, जिनको कौन नहीं जानता, उन्होंने 9 MA कर रखे थे मुख्तलिफ मास्टर्स प्रोग्राम्स में, जिसमें लिटरेचर था, पर्शियन था, इस्लामिक हिस्ट्री थी, जर्नलिज्म था, इंग्लिश था, इंग्लिश लिटरेचर था, और इसके साथ साथ कुछ और भी उनकी मास्टर्स डिग्रीज थी। वो एक छोटी सी ऑल्टो गाड़ी में आ रहे बाजार में रहा करती थी। उन्होंने ज़िंदगी के अपने जो अयाम हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है कि कम से कम उन्होंने 10-15 साल वहाँ गुजारे होंगे। मैंने 9 MA किए हैं, बैंकिंग का 4 साल का डिग्री कोर्स लंदन से किया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने 750 सैंडविच कोर्सेज बैंकिंग के किए हैं। MA इंग्लिश कहाँ से किया था आपने? कराची, द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आई हैव डन इट फ्रॉम कराची। उनके पास बिल्लियाँ भी थी कुछ, और वो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। वो BCCI बैंक में काम किया करती थी, और इसके अलावा वो एक काफ़ी अमीर तरीन खातून थी जिनकी कराची में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, लाहौर में उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। उनके बहन भाई उनसे बिछड़ गए, किसी ने उनको पूछा नहीं। उनकी जो शादी थी, शादी के हवाले से मैं कई दफ़ा उनसे ये बात पूछता था, तो वो मुझे ये कहा करती थी कि शादी मेरी हुई थी लेकिन वो चल नहीं सकी, जिसके बाद मैंने एक बिज़नेस किया था और बिज़नेस में मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। माई नाना वॉज द फर्स्ट ब्रिगेडियर ऑफ पाकिस्तान। माई मदर वॉज द वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग कि हाय अल्लाह, व्हाई कांट आई हैव दिस? नो वे, because I believe very strongly Allah will give me whatever I want. मैं उनसे ये कहा करता था कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और इतना माशाल्लाह आपके पास नॉलेज है, इतनी आप इंटेलेक्चुअल हैं, तो कहीं आप टीचिंग स्टार्ट कर दें या दोबारा किसी भी प्राइवेट बैंक में जॉब स्टार्ट कर दें, तो 3-4 लाख रुपए तो आप इजीली पर मंथ कमा लेंगी। पता नहीं उनकी क्या एक खुददारी थी, एक मजूबियत उन पर तारी थी, या एक फुकरा वाला उन्होंने एक रूप धार रखा था। वो कहती थी कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, मैं किसी की ओए नहीं सुन सकती। तो मैं उन्हें कहता था मैं आपका नंबर जो है वो वीडियो में दे देता हूँ। बहुत से मुखय्यर हज़रात हैं जो कि आपको अपने साथ रख लेंगे, और बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की। किसी ने कहा कि मेरी माँ नहीं है, किसी ने कहा मेरी नानी अम्मा जैसी इनकी शक्ल है, मेरी दादी अम्मा नहीं है, हमारे घरों में बुज़ुर्ग नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को हम अपने घर ले आएँ। तो उन्होंने उनके घर रहने से भी इनकार कर दिया। मैंने जब उनसे दरियाफ्त की इसकी वजह, तो उनका ये कहना था कि मैं किसी के घर नहीं रह सकती, मैं किसी के साथ अपना रूम शेयर नहीं कर सकती, मैं किसी के साथ अपना खाना शेयर नहीं कर सकती, तो मैं जैसी हूँ मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो मैं उनसे ये कहता था कि दिसंबर की ठठरती हुई जो ठंड है, इसमें तो आपको अल्लाह ना करे कुछ हो गया, या गर्मियों की जो चिल मिलाती हुई ये गर्म सड़क है जिसके ऊपर आप रहती हैं इन बिल्लियों समेत, और वो वहीं पर मतलब वॉशरूम करती थी, वहीं पर वो रहती थी। बाज़ औक़ात यूँ होता था कि मस्जिद में जाके वो वॉशरूम करती थी, और रात के टाइम जब मस्जिद लॉक हो जाती थी तो पता नहीं वो किस जगह पर जाकर अपना वॉशरूम जो है वो करती भी होंगी या नहीं। आप यहाँ पर रहती हैं तो वॉशरूम कैसे करती हैं, नहाती कैसे? नहाती नहीं हूँ, 1 साल हो गया नहीं मुझे नहाए हुए। मैं कभी अंदर मस्जिद है, कभी वहाँ चली जाती हूँ, और दिन में एक वक्त मुझे करना पड़ता है, रात को 2-2:30 बजे मैं करती हूँ, उसके बाद सारा दिन बावजूद रहती हूँ। वो कहा करती थी कि तुम मेरे लिए शवारमे या बर्गर्स लेकर आया करो, साथ लेकर आया करो एक फेंटा की बोतल। मैं डिफेंस फेज़ 1 में रहता था, तो मेरे घर के इंतहाई वो करीब था, तो मैं गुजरते गुजरते उनको ये चीज़ें पकड़ा दिया करता था, और उनसे मैं अक्सर ये कहा करता था कि आप मेरे घर जो हैं वो शिफ्ट हो जाएं। तो जिस पर वो कहते थे कि मैंने तुम्हारे घर में भी नहीं रहना, तुम कौन हो? और अगर मैं उनसे ये ज़्यादा बात करता था तो वो लड़ने लग जाती थी, पत्थर उठा लेती थी या थप्पड़ मार देती थी। लेकिन मेरे साथ उनका ये प्यार हो चुका था 3-4 दफ़ा की हमारी मुलाकात के बाद, और इस बात के बहुत से रिपोर्टर्स जिन हज़रात को मैं वहाँ पर लेकर गया वो गवाह हैं, वहाँ पर मौजूद दुकानदार गवाह हैं, और मेरा अक्सर वहाँ से गुजर जो है वो रात को 1-2 बजे के करीब ही होता था, जिस तरह से वो मेरी मुंतज़िर हों। अल्लाह गिव्स यू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट, but you have to believe it and you have to say yes Allah, whatever I will ask you or I will demand you, you will give it to me. उसके बाद फिर मैं अपनी कवरेजेस के सिलसिले में बिज़ी हो गया। इस्लामाबाद या कराची या कभी मतलब मैं आउट ऑफ कंट्री भी गया हूँ, तो मैं उनकी उस तरीके से देखभाल नहीं कर सका। तो मीनवाइल मुझे कॉल आती है कराची से सारिम बरने साहब की। वो मुझे कहने लगे कि शामी साहब, हम चाहते हैं कि हम अज़रा आपा को बड़े इज़्ज़त व एहतराम से वहाँ से उठाएं और अपनी ट्रस्ट कराची में लेकर आएँ और यहाँ पर इनकी खिदमत करें। इनका अगर कोई इलाज मुमकिन है, कोई ट्रीटमेंट मुमकिन है तो ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। और उन्होंने जब मुझे ये बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन
मैंने सारिम साहब से कहा कि आप इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं जाती। कई दफ़ा मैं भी उनको ये ऑफ़र दे चुका हूँ आप मेरे घर रह लें, और मेरे समेत बहुत से लोगों ने उनको ऑफ़र किए, लेकिन वो किसी के घर में रहने के लिए तैयार नहीं होती। जिस पर मुझे सारिम बर्नी साहब ने कहा कि ये शामी साहब बहुत छोटा सा केस है, आप हम पर छोड़ दें, हमने उनको वहाँ से कैसे लेना है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, आप सिर्फ मुझे एड्रेस दे दें। चुनाचे मैंने किस्सा मुख्तसर उनको एड्रेस दे दिया। सारिम बर्नी साहब वहाँ पर आए, उन्होंने उनको बड़ी मुश्किलों से उठाया और पता नहीं किस तरीके से उनको मनाया होगा, और वहाँ से उठा के जहाज़ के ज़रिए कराची ले गए। जब वो कराची लेकर गए अपनी ट्रस्ट में, जब उनका पहला दिन था, उन्होंने मेरे साथ उनकी तस्वीर शेयर की जिसमें उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और बन्नी साहब ने मुझे बताया कि ये काफ़ी दिन से नहाई भी नहीं है। तो मेरे स्टाफ ने, हम सब ने मिलकर इनको बड़ी मुश्किल से जो है मनाया है, इनकी कटिंग की है बालों की, इनको नहलाया है, इनको खुशबुएँ लगाई हैं, नए कपड़े लेकर दिए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी वो तस्वीर मुझे सेंड की। मेरी 1-2 दफ़ा उनसे उन्होंने बात भी करवाई। मैं बहुत खुश था और मेरे दिल से सारिम बर्नी साहब के लिए यकीन मानिए बहुत सी दुआएं जो हैं वो निकल रही थी। और अज़रा आपा वहाँ पर बहुत खुश भी थी और वो अपनी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में भी आने लग गई थी। जिस तरीके से वो छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती थी, वो उनका गुस्सा जब उनसे बात हुई तो वो उस तरीके का नहीं था। और सारिम बर्नी साहब मुझे बताते थे ये काफ़ी बेहतर हो गई हैं और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। तो मेरे दिल में ये एक बड़ी खुशी थी कि सारिम बर्नी साहब ने वो काम किया है जो शायद पाकिस्तान में कोई और दूसरा शख्स ना कर सकता। कल जो है मुझे अफसोसनाक ख़बर ये मिली, मैं सो के उठा और मुझे सारिम बर्नी साहब ने बताया कि यासिर अज़रा आपा का इंतकाल हो गया है। तो जिस पर मैं बहुत शॉक्ड हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि इनके कोई भी लवाहिकीन नहीं आए और हमने अपनी ही निगरानी में इनका जो है वो तदफीन और सारा बंदोबस्त कर दिया है। और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम भी दिया कि इंसान का जो अरूजो ज़वाल है उसकी कहानी तो एक तरफ है ही है, लेकिन जो अकेलापन है, जो डिप्रेशन है, वो इंसान को किस तरीके से अंदर ही अंदर खा जाता है और उसके रिश्ते जब उससे दूर हो जाते हैं। जिस शख्सियत ने टोरंटो और फ्रैंकफर्ट जैसे बड़े बड़े होटल्स में ऑल द वे पाकिस्तान से फ़्लाइट्स लेके कराची इस्लामाबाद से वहाँ पहुँची हों, वहाँ पर डिनर्स किए हों, लंच किए हों, ब्रेकफास्ट किए हों। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, टर्की, सऊदी अरब, इंग्लैंड, अमेरिका, टोरंटो, कनाडा, कोई मुल्क या शहर नहीं जो मैंने ना देखा। जिनकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी कराची में भी हो, लाहौर में भी हो और उसकी अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी हो, और जिन जिन लोगों के साथ उनके मामला थे, जुल्फ़कार अली भुट्टो, वो एक आगा साहब का नाम लिया करती थी जो कि बड़े अमीर तरीन आदमी थे पाकिस्तान के। इसके साथ साथ वो बताया करती थी कि कारदार कराची पर हमारी जो है DHA में मेरी प्रॉपर्टीज़ थी, और इसके साथ साथ लाहौर रेस कोर्स क्लब है, इसके पास इनकी प्रॉपर्टीज थी। कितनी जायदाद कितनी थी आपकी? बहुत थी। मेरे पास 3 फार्म हाउसेस थे लंदन में, 2 कोठियाँ थी नाइट्स ब्रिज पे, और कॉन्वे रोड साउथ गेट में 3 फ्लैट थे। बहुत था। अल्लाह कराची में कहाँ पर प्रॉपर्टीज थी? में मेरी नहीं थी, मेरी माँ की प्रॉपर्टीज थी पगाड़ा के घर के बराबर, कारसाज में, डिफेंस में और PCHS में। अब पता नहीं वो प्रॉपर्टीज़ भी उनकी कहाँ गई, किन लोगों ने उनके साथ फ्रॉड किया, उनके घर वाले किधर गए, उनकी शादी की मिस्ट्री क्या थी, ये बहुत से सवालात हैं। लेकिन अज़रा आपा जो हैं वो ज़िंदगी का एक पैगाम दे गई कि उनकी जो खुददारी थी, वो उनके पास जो बिल्लियाँ थी, मैंने एक दफ़ा उनसे सर्दियों में मिलने गया, रात के टाइम तकरीबन कोई 2-2:30 बजे का टाइम था। तो उन्होंने अपनी पैरों की तलियों में उन बिल्लियों को लिया हुआ था। तो मैंने जब उनको उठाया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपनी पैरों की तलियों में इन बिल्लियों को इसलिए लिया हुआ है कि मुझे जब सर्दी लगती है तो मेरे पास पहनने के लिए या ऊपर लेने के लिए कोई लिहाफ नहीं होता, लिहाजा उनकी जो गर्माइश है बिल्लियों की वो उनकी तलियों से उनके पैरों और पैरों से जिस्म में मुंतकिल होती है, तो जिसकी वजह से उनको सर्दी से थोड़ा सा अफाका जो है वो महसूस होता है। हज़रत इमाम हुसैन को अगर करबला में गर्मी नहीं लगी, मुझे नहीं लगेगी और नहीं लगती। सर्दियों में मेरी बिल्लियाँ हैं जो मेरे पैरों में आके बैठ जाती, जिससे गर्माइश होती। और अगर मैं थकी हुई हूँ कि हाई यूँ है ना, तो ये आके मेरे सर पे अपना यूँ करके सर दबाती है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और करवट करवट उनको जन्नत नसीब फरमाए, मेरी दुआ है। और मैं सिर्फ यही पैगाम आप सबको देना चाहूँगा कि ये अरूजो ज़वाल की एक कहानी थी जो इख्तिताम पज़ीर हुई, लेकिन वो बहुत से लोगों को ये मैसेज दे गई हैं कि अकेलापन और जो एक आखिरी अयाम है ज़िंदगी के, उसमें पता नहीं इन लोगों के लिए जो अज़रा आपा की फॉर्म में थे उनके लिए कोई हाथ उठाएगा या नहीं उठाएगा। सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मैं मरूँ तो कलमा मेरे मुँह पे हो
और मैं हज करूँ। सारे पाकिस्तानी बच्चों की तरह थे उनके, और उनके लिए हम दुआ करते हैं शायद हम में से किसी के भी उठाए हुए हाथ उनकी मग़फ़िरत का बाइस बन जाए। तो ये एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी थी। अज़रा आपा जिंदाबाद, और उनकी जो शख्सियत थी वो पाइंदाबाद। मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगी कि अपने आप में जज्बा कौमियत पैदा करें, सच बोलें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और लोगों के स्टेटस, पैसे और पोजीशन से मुतासिर होना चाहिए।